लास्ट क्लास में हमने जो भी कुछ पढ़ा था उस सब में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस की जो हमने लास्ट क्लास की थी? पोर्ट अगर आपकी ऑलरेडी इन यूज़ आ रही होती है तो आप पोर्ट को चेंज कर लें। अगर आपका 3000 के ऊपर एरर आ रहा है तो 3001 कर लें इसको। वो असाइनमेंट नहीं हुआ। ओहो, चलें कोई बात नहीं, आज हम करेंगे, उसी को ही कवर करेंगे, उन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है। और मतलब आपने ट्राई किया प्रैक्टिस? सर आपने नहीं की प्रैक्टिस, इंशाल्लाह आज की क्लास के साथ प्रॉपर करूँगा। पर देखो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आगे की चीज़ें कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी और फिर सब हाथ से निकल जाएगा। चलें ठीक है, हम शुरू करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट पढ़े थे HTTP मेथड्स के, आज हम उनको जो है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल परफॉर्म करके चेक करते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। और जब हम वेबसाइट पे कोई डेटा या कोई पेज लोड कराते हैं, वो तो हमने देखा था कि किस तरीके से URL बनता है, कैसे कंट्रोलर में जाता है और वहाँ से जो है वो रिस्पॉन्स आता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी हुई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जो है ना वो मज़ीद प्रैक्टिकल और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब हमारे पास जो है वो एक इंडेक्स की फ़ाइल थी। अगर मैं अपना सर्वर ओपन कर लूँ, जो कि हम लोग यहीं पर ही ऑन कर लेते हैं, बल्कि जो इसको पहले जूम कर लेता हूँ मैं आप लोगों को ताकि विजिबल हो जाए। और फिर उसके बाद हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं इसका, और सेंटर कर लेते हैं CD डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के अंदर Node.js और Node.js के अंदर माई ऐप, ये हमारा फ़ोल्डर है। हम इसके अंदर npm स्टार्ट चलाएंगे ताकि हमारा सर्वर ओपन हो जाए। सर्वर हमारा 3000 पोर्ट पे ओपन हो गया विदाउट एनी इशू। हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे और ब्राउज़र पे आके जो है वो हम चेक करेंगे। तो ये यहाँ तक हमने जो है वो काम किया था। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया था, यहाँ तक हमने काम किया था। और यहाँ तक हमने देखा था कि जो पेज से जो URL आता है उसकी हमेशा रिक्वेस्ट गेट की होती है और वो हम गेट से इंटरटेन करते हैं। ठीक है, और हमने जो है वो ऐप के अंदर हमने जो है वो ऐप के अंदर दो राउट्स रखे हुए थे। एक नॉर्मल राउट था सिंपल स्लैश के साथ, एक था यूज़र राउट्स। और उसके अंदर से हमारे यूज़र राउटर थे जो कि हमारी यूज़र फाइल आ रही थी, ठीक है ना, उसको इंपोर्ट किया था। अभी तक हमने जो है वो ये चीज़ें पढ़ी। पहले ये बता दूं कि ये वाली लाइन क्या करती है। मॉड्यूल एक्सपोर्ट, ये जो मॉड्यूल है, जो भी आपने यहाँ पे राउटर का वेरिएबल बनाया है उसको ये यहाँ से एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, ये पूरा राउटर आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप जब इसको लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट तो इसका काम होता है कि ये आपको एक्सपोर्ट करके दे। अब देखें, आप जब यहाँ पे आप रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर करके आपने उसका पाथ दिया कि कौन सी फ़ाइल चाहिए, तो उस फाइल में से क्या क्या आपके पास आने वाला है वो ये लाइन डिसाइड करती है कि वहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो इस वेरिएबल में आएगी और ये वेरिएबल आपका यहाँ पे हमने इस राउट के साथ सेव करा दिया। ठीक है, बाइंड कर दिया, यूज़ कर लिया है ऐप के साथ। अब अगर आप यहाँ से जो है वो पूरा एक वेरिएबल भी भेज सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं,
ठीक है, जो भी आपका दिल करे वो आप यहाँ से भेज सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, हम आगे चल के इसको मज़ीद देखेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे कि हम हेल्पर्स बनाएंगे और बाकी चीज़ें बनाएंगे जहाँ से हम लोग वो चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको रिक्वायर करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कल हमने जो है वो गेट का मेथड पढ़ा था और सैंड देखा था। और अगर हम यहाँ पे अपने इसके साथ ओपन कर लें तो इंडेक्स वाली फ़ाइल भी, तो हमने इंडेक्स में से रेंडर करने का फंक्शन पढ़ा था कि जब हमें कोई HTML की जब कभी हमें HTML रेंडर करानी होती है और उसके साथ डेटा सेंड करना होता है तो हम जो है वो रेंडर का फंक्शन देते हैं और फाइल का पाथ बता देते हैं, ठीक है ना, कि फ़ाइल कहाँ पर है या फाइल का नाम बता देते हैं अगर वो डायरेक्ट व्यू के अंदर पड़ी हुई होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, सॉरी स्क्रिप्ट के टैग में नहीं, हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे अपना और उस फॉर्म को पहले गेट के थ्रू जो है वो यहाँ पे सेव करेंगे और फिर पोस्ट के थ्रू यहाँ पे डेटा भेजेंगे और डिस्प्ले करा के देखेंगे कि वो डेटा हमें मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, जब भी आपने अभी तक फॉर्म पढ़ा है, फॉर्म के दो हमने आपको जो है ना वो पढ़ाए थे एक्शन कि ये डेटा कहाँ पे जाएगा और एक होता है मेथड कि मेथड किस फॉर्मेट में लेके जाएगा, गेट के फॉर्मेट में या पोस्ट के में। तो हम पहले करते हैं गेट को चेक करते हैं और एक यूआरएल बना लेते हैं जो सिब्लैश और गेट के नाम से बना लेते हैं, गेट डेटा। ठीक है, एक यूआरएल ये बना लेते हैं। अब ये यूआरएल कैसे बना, ये कहाँ जाएगा, इसको अभी हम देख लेते हैं। फिर हम इसमें रखते हैं एक इनपुट फील्ड जो कि टैक्स है और इसका जो है वो नेम रख देते हैं फुल नेम या नेम कर देते हैं इसको भी, ठीक है ना। और एक बटन लगाते हैं सबमिट का और बटन को कर देते हैं सबमिट। अच्छा, आपको पता है नॉर्मल बटन और सबमिट बटन में फ़र्क होता है, बट नॉर्मल बटन को आप प्रेस करते रहें कुछ भी नहीं होता। सबमिट बटन क्या करता है, सबमिट बटन आपका ये फॉर्म उठा के रिडायरेक्ट कर देता है इस डेटा को इस वाले पाथ पे, इस एक्शन पे जो भी आपने दिया होता है इस वाले पाथ पे ये सारी फील्ड्स को सेंड कर देता है इस मेथड में रख के, जो भी मेथड आपने यहाँ डिफ़ाइन किया होता है। अगर आप यहाँ पे मेथड डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट का मेथड आएगा, अगर आप डिफ़ाइन कर देंगे तब भी गेट का आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे पोस्ट डिफ़ाइन कर देंगे तो पोस्ट का मेथड आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको अगर गेट रखना है तो आप डिफ़ाइन ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा हमने ये यूआरएल बनाया है गेट डेटा, तो गेट डेटा का यूआरएल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक राउटर बनाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे गेट का मेथड इस्तेमाल किया है तो हम यहाँ पे भी डॉट गेट करेंगे। अगर हम वहाँ पे पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करते तो यहाँ पे पोस्ट करते। अब गेट डेटा का जो है वो यहाँ पे एक पाथ बना लेते हैं, गेट डेटा फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये दो चीज़ें तो आनी है आपके साथ, और इसकी बॉडी। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, आप कोई भी जो डेटा है वो हम कैसे पकड़ते हैं हमने आपको पहले भी बताया है, रिक्वेस्ट डॉट और नेम। लेकिन ये वाला जो क्यूरी होती है ये आपकी आती है अगर आप टाइटल से देते हैं। अभी देख लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम अपना सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। सर्वर को रीस्टार्ट करने के बाद हम वापस आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, देखिए मेरे पास एक फॉर्म आ गया और इस फॉर्म के अंदर जो है वो मैं अपना नाम लिखता हूँ जैसे आमिर और इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया ये मेरा कहाँ चला गया, गेट डेटा पे। और गेट डेटा के बाद वही वाली बात जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क से पहले मेरा यूआरएल है और क्वेश्चन मार्क के बाद वो वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर मेरा डेटा गया है। तो जब भी मैंने गेट से डेटा सेंड किया तो वो मेरे यूआरएल में डिस्प्ले होगा। ठीक है, जो बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। यहाँ तक कोई सवाल? ये मैंने फॉर्म के थ्रू आपको सेंड करके दिखाया। ठीक है, गुड हो गया।
अब आपको समझ में आ गया कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते वक्त अगर आपका डेटा यूआरएल में जाएगा किसी भी वेबसाइट पे, तो आप समझ जाएंगे यार ये गेट के थ्रू इसने सेव किया है। ठीक है, गेट के थ्रू ये गेट मेथड से ये डेटा को लेके गया है। ठीक है, अब हम करते ये हैं कि कुछ बी आर लगाते हैं, यहाँ पे H1 की हेडिंग देते हैं और यहाँ पे बोलते हैं गेट फॉर्म, और इससे पहले बी आर की हेडिंग बी आर से लाइन लगा देते हैं 1 2, और इसको बोलते हैं ये पोस्ट फॉर्म है। अब पोस्ट के थ्रू डेटा को सेंड करते हैं और वहाँ पे रिट्रीव करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है ना, हमारा टाइम बचेगा ताकि हम ज़्यादा लर्निंग कर सकेंगे। सेम चीज़ रखेंगे, गेट की जगह यूआरएल को कर देंगे पोस्ट डेटा। ये यूआरएल, ये जो एक्शन है, ये यूआरएल आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। पोस्ट डेटा मैंने इसलिए रखा ताकि आपको नाम से वाज़ेह हो जाए। यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस शर्त यह है कि वही नाम आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये राउट बनते हैं आपके। ये राउट मैच होगा तो ही आपको, राउट और मेथड ये 2 चीज़ें मैच होंगी तो ही ये आपके पास जाएगा, वरना 404 का एरर देगा। वो हम दिखाते हैं कैसे देगा। हम जहाँ पे जाते हैं राउटर डॉट, अगर मैं कर देता हूँ कि मेथड गलत कर देता हूँ, मैंने वहाँ पे पोस्ट किया है हालांकि, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ गेट लगा देता हूँ और चेक करता हूँ कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ये बॉडी रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और हम देखते हैं कि हमें ये पोस्ट की तरह, पोस्ट का डेटा भी जो है वो गेट की तरह मिलता है या नहीं मिलता। मैं बता देता हूँ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम ये यहाँ से यूआरएल हटाएंगे, वापसी अपने फॉर्म के ऊपर जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ये गेट फॉर्म आ गया, एनियर पोस्ट फॉर्म आ गया। पोस्ट फॉर्म पे हम आमिर लिखेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये डेटा गया मेरा गेट के थ्रू, आई गेस, हाँ, क्योंकि मैंने गेट लगाया हुआ था, माय बैड, और डेटा डिस्प्ले भी हो गया। और अगर हम इसको पोस्ट करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे उसको, ठीक है, और यहाँ पे आमिर करेंगे और सबमिट करेंगे, तो अब देखें मेरा डेटा पोस्ट के थ्रू गया। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ ऑब्ज़र्व नहीं करी होगी, जब हमने HTML में चेंज किया तो वो डायरेक्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो गया मेरा। ठीक है, जो भी मैंने HTML में चेंज किया वो मेरा वहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले हो गया। मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मैं JS फाइल में चेंज करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सर्वर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इस फाइल में कुछ भी लिख दें, ठीक है, आप इस फाइल में कुछ भी लिख दें, ये रन टाइम पे ही कंपाइल होती है। ये रन टाइम पे कंपाइल होती है। जब भी कोई इस यूआरएल को हिट करेगा, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसी टाइम उसकी HTML जो है ना वो कंपाइल होगी। तो हमेशा उस फाइल में चेंज करेंगे तो आपको सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आया 404 आने की वजह क्या है हमारे पास, कि हमने जो है वो उसका मेथड, जो फॉर्म सेंड किया है, हमने जो यहाँ से फॉर्म सेंड किया है वो पोस्ट डेटा पे किया है। यूआरएल बिल्कुल सही है, वही हमारा, लेकिन हमने मेथड क्या रखा है, पोस्ट रखा है। तो फिर उसको मिल क्यों नहीं रहा, उसको मिल रहा है 404। ये जो 404 है ना, ये आपको 10,000 वेबसाइट्स के ऊपर आ जाता है। जब भी आपको 404 का एरर मिले किसी भी जब भी आपको 404 का एरर किसी भी वेबसाइट के ऊपर मिले, तो आपने समझ जाना है कि इस यूआरएल का पेज वेबसाइट पे मौजूद ही नहीं है। ठीक है, 404 का एरर कब आता है हमारे पास, जब वेबसाइट पे वो डेटा मौजूद ना हो या वो पेज मौजूद ना हो, तो वेबसाइट आपको हमेशा नॉट फाउंड का एरर देती है। और नॉट फाउंड का एरर 100% जो है ना वो 404 होता है, ना इससे आगे जाएगा ना इससे पीछे जाएगा कभी भी। जब भी वेबसाइट पे ये स्टैंडर्ड है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आप पूरी दुनिया में चले जाएँ, 404 का मतलब ही नॉट फाउंड होता है। ठीक है, जब भी कोई डेटा, कोई पेज, कोई तस्वीर या कुछ और नहीं मिलेगा आपको वेबसाइट पे, तो वहाँ पे 404 का ही एरर देगा आपको। ठीक है, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाएँ, ये इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज से। ठीक है, किसी लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे PHP हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, चाहे XYZ कुछ भी हो, तो 404 स्टैंडर्ड है हमारे पास। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि भाई हमारा 404 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब तक URL और जब आप URL देते हैं और मेथड देते हैं, तो जब वो हमारे सर्वर्स की फ़ाइल में आता है, या हमारी जो Node.js की फाइल है इनमें आता है, तो वो उसी मेथड को सर्च करता है और उसी जो है ना URL को सर्च करता है। अब उसको URL तो मिला होगा लेकिन मेथड सेम नहीं मिला। जब तक उसको ये दोनों चीज़ें सही नहीं मिलेंगी वो फंक्शन को यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, ये देखें। अब मैं इसको करता हूँ पोस्ट और इसको वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं खान और सबमिट करते हैं। ओह, अब देखें मैंने वहाँ पे चेंज कर दिया लेकिन फिर भी 404 नहीं आया। इसकी वजह ये है मैंने सर्वर को जो है वो रीस्टार्ट करना भूल गया। सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, इजीली रीस्टार्ट हो गया। अच्छा, अगर आपका कोई एरर आएगा जैसे टाइपो वगैरह की कोई मिस्टेक की होगी आपने, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है वो F लगा देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ। अब मैं सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ तो मेरा सर्वर अभी फ़िलहाल रीस्टार्ट हो जाएगा लेकिन फटेगा इसकी वजह से। अच्छा, पहले हम रिफ़्रेश करते हैं, बैक जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे खान करते हैं, सबमिट कराते हैं और हमें पोस्ट डेटा नहीं मिला। और पोस्ट डेटा हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने जो है वो ये नहीं लगाया। और अब हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने पोस्ट लगाया, डेटा मिल गया और अब हमारे जो है फंक्शन पे 404 का एरर नहीं आया। इसका मतलब है हमारे पास डेटा आ गया। चेक कर लेते हैं, इनसाइड पोस्ट फंक्शन लिखते हैं और सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। हमारे पास इनसाइड पोस्ट फंक्शन में आ चुका है वो। लेकिन लास्ट टाइम क्या इशू था, क्योंकि हमने क्यूरी से उठाया था। अब हमारे पास पोस्ट का डेटा है तो पोस्ट का डेटा तो क्यूरी में मिलेगा ही नहीं हमें, क्योंकि पोस्ट का डेटा हमें क्यूरी में नहीं मिलेगा। तो अब हमें पोस्ट का डेटा मिलेगा तो मिलेगा कैसे? उसके लिए हमारे पास जो पोस्ट का डेटा है वो हमें मिलता है बॉडी के अंदर। पोस्ट का डेटा किस में मिलता है हमें? पोस्ट का डेटा मिलता है हमें बॉडी के अंदर। अच्छा, यहाँ तक आ गए हैं। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ओह, सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आज इससे भी जान छुड़ाएंगे, सर्वर बार बार रीस्टार्ट करने से आज जान छुड़ाएंगे गेट और पोस्ट कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे फिर अपना नाम लिखता है खान। पोस्ट से डेटा आ गया, अब मेरे ब्राउज़र में शो नहीं हो रहा, लेकिन आपको पोस्ट का डेटा यहाँ पे मिल जाता है। इसको बंद करते हैं। नेटवर्क की ये टैब्स होती है, ये नेटवर्क की टैब्स आपके ब्राउज़र से जितनी भी API रिक्वेस्ट वेबसाइट्स पे जाती हैं, सर्वर पे जाती हैं, उन सब की डिटेल बताती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको आप प्रिजर्व लॉक कर लें। प्रिजर्व लॉक का मतलब ये है कि अगर पेज रिफ़्रेश भी हो जाएगा तब भी आपके ये लॉग रिमूव नहीं होंगे। ठीक है, तो हम पहले से रिकॉर्डिंग शुरू करी है हमने और यहाँ पे हम करते हैं आमिर खान करते हैं, पूरा सबमिट कराते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास। ऑल इस पे करते हैं, ये फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। अगर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के फ़िल्टर देख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएँ, CSS की फ़ाइल देखनी है तो यहाँ पे आ जाएँ, इमेजेस देखनी है तो यहाँ पे आ जाए, मीडिया देखना है, फ़ॉन्ट्स लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर सारे देखने हैं तो यहाँ पे आ जाएँ। ठीक है, हम देखते हैं पोस्ट डेटा पे हमारी रिक्वेस्ट गई, उसने ये रिटर्न किया। ठीक है, पेलोड में हमने जो भेजा था, जो भी डेटा हमने भेजा था वो फॉर्म डेटा में गया, नेम के पैरामीटर में गया और ये हमने यहाँ से भेजा था। जो हमने यहाँ से भेजा वो पेलोड में और प्रीव्यू में जो वहाँ से रिस्पांस आया, और ये सिंपल जो है ना वो रिस्पांस को यहाँ पे प्रीव्यू कंपाइल होकर दिखाएगा एज HTML, प्रीव्यू में सिंपल HTML दिखा देता है वो आपको। यहाँ पे आपको सारे हेडर्स आ गए, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, पेलोड में वो है जो आपका यहाँ से डेटा जाता है। अगर आप वहाँ से एक से ज़्यादा डेटा भेजेंगे तो वो भी चला जाएगा। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। कल हमने एक बात कही थी कि हम जो है वो पोस्ट के साथ जो है वो दो तरह का डेटा भेज सकते हैं। एक तो ऐसे डेटा जाए कि वो हमें यहाँ पे शो हो, और एक ऐसे डेटा जाए कि वो ब्राउज़र में शो हो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ठीक है, लेट्स ट्राई।
ठीक है, हम इसको ट्राई करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं। और हम अपने ब्राउज़र वापसी जाएंगे और हम अपने पोस्ट के डेटा पोस्ट के फॉर्म पे ही हम यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग लगाएंगे और यहाँ से हम डेटा भेजेंगे। मिसाल के तौर पे इसको कर लेते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और इसको कर लेते हैं लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम कर लेते हैं इसमें खान, और फर्स्ट नेम जो भी होगा हम टाइप करेंगे बाहर से। अच्छा, बैक जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, लेकिन रिफ़्रेश करने से पहले हमें यहाँ पे दोनों चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा। ये अब हमें यहाँ पे फर्स्ट नहीं मिलेगा, अब हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम मिलेगा। ठीक है, और हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। ये मैं समझाऊंगा नहीं, ये कॉन्कैटिनेशन क्या होती है, प्लस का साइन क्यों लगाया है और स्पेस बीच में क्यों दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो है अपना लास्ट नेम जो हमने लास्ट नेम जो हमने रखा है क्यूरी में, यहाँ पे हमने कहाँ रखा है, क्यूरी में रखा है। ये देखें, इसको भी गेट करने की कोशिश करेंगे तो चेक करते हैं क्या दोनों तरह का डेटा मैं वहाँ पे अपने कंट्रोलर के फंक्शन में पकड़ सकता हूँ या नहीं पकड़ सकता। ठीक है, गेट कर सकते हैं या नहीं। और इसको साफ़ कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी होपफुली आपको। रिफ़्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, पोस्ट से मैं भेजता हूँ, मेरा फर्स्ट नेम है आमिर और लास्ट नेम खान हमने लिख दिया है। ओह सॉरी, मैंने सर्वर रीस्टार्ट नहीं किया है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो मेरी रिक्वेस्ट आई है, अगर आप चेक करें तो मेरी रिक्वेस्ट आई है पोस्ट डेटा, यहाँ तक यूआरएल, उसको यूआरएल मिल गया, उसको यूआरएल मिल गया है जब भी उसने 200 का हमें स्टेटस कोड दिया है। स्टेटस कोड भी पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है ना, 1-2 क्लास आगे जाने दें, स्टेटस कोड की समझ आएगी आपको। 200 का मतलब होता है कि जो भी काम आपने कहा था वो हो गया, ठीक है ना, सक्सेसफुली हो गया। npm स्टार्ट करते हैं अगेन और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। देखें खान आमिर, शायद हमने आगे पीछे कर दिया है, लेट मी चेक। अच्छा, लास्ट नेम हमने पहले कर दिया और फर्स्ट नेम बाद में कर दिया, लेकिन इस बात की श्योरिटी हो गई कि दोनों डेटा हमारे जा सकते हैं और दोनों डेटा हमें मिल भी सकते हैं। हम वापसी अपने नेटवर्क की टैब में जाएंगे और वहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। दोबारा रिकॉर्ड करेंगे और चेक करेंगे डेटा कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, पोस्ट के अंदर जाके हम दोबारा लिखेंगे आमिर और सबमिट करेंगे, तो ये आमिर गया। अब देखें, यहाँ पे आपको 2 तरह का डेटा दिख रहा है, एक क्यूरी स्ट्रिंग का डेटा भी दिख रहा है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको फॉर्म डेटा भी दिख रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप गेट से एक ही तरह का डेटा भेज सकते हैं यूआरएल से, और पोस्ट से आप जो है वो दोनों तरह का डेटा भेज सकते हैं। एज अ क्यूरी स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं और एज अ फॉर्म डेटा भी भेज सकते हैं। लेकिन जब आपको दोनों डेटा भेजने होंगे तो आप पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, या आपको फॉर्म डेटा भेजना होगा तब भी आप पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपको सिर्फ गेट का डेटा भेजना होता है तो आप गेट का इस्तेमाल करें, फिर पोस्ट का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ और आपको समझ में आई हो। यहाँ पे जो है वो मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। आसान था। आसान नहीं था यार, मुश्किल भी नहीं था। मैंने आप लोगों को फॉर्म बनाना सिखाए थे, फॉर्म में एक्शन पढ़ाया था, फॉर्म में मेथड्स पढ़ाया था। आज मैंने उनको प्रैक्टिकल करवा के दिखाया, क्योंकि HTML के अंदर इसका प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। ठीक है, HTML में इसका प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप HTML के लेवल पे थे और आपको सर्वर का आइडिया ही नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको सर्वर का भी आइडिया है और आपको HTML तो माशाल्लाह से आती है। अब मैंने HTML का फॉर्म कैसे सर्वर पे डेटा लेकर जाता है उसकी 2 तरीके सिखाए हैं, एक गेट वाला और एक पोस्ट वाला। और वो इतना आसान है गेट और पोस्ट के अंदर कि सिर्फ आपके पास इस मेथड का फ़र्क आता है यहाँ पे, और पकड़ने में जो रिक्वेस्ट क्यूरी लगानी है या बॉडी लगानी है ये फ़र्क आता है। दैट्स इट, आप दोनों चीज़ें पकड़ सकते हैं। बस ये था गेट और पोस्ट में फ़र्क डेटा पकड़ने का। यस, आज जो है मैंने जो अभी तक पढ़ाया है पिछले आधे घंटे के अंदर, वो जो है सिर्फ एक, अगर आप देखें कल वाले लेक्चर से सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि
गेट की जगह पोस्ट है और ट्यूरी की जगह बॉडी का कीवर्ड आया है और कुछ भी नहीं आया। ठीक है, और बस फॉर्म बना के प्रैक्टिकली समझाया है दोनों चीज़ों को, ये मेथड्स को भी और एक्शंस को भी। ठीक है, क्योंकि हाँ ये नोड जेएस है। नोड जेएस जो है वो बेसिकली जो है ना, वो जब शुरुआत हुई थी तो वो एचटीएमएल के लिए थी। ठीक है, अब उन्होंने चाहा कि इसको जो है हम सर्वर साइड भी ले जाएं ताकि ये इसका स्ट्रैक कंप्लीट हो जाए। तो नोड जेएस जब कंपाइल होती है ना, तो वो आई गेस सी पर कंपाइल होती है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। C++ पे। ठीक है, जब ये जो आप जावा स्क्रिप्ट जो भी आप लिख रहे हैं ना, ये बैक एंड पे कंपाइल होके C++ का कोड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये पीछे C++ का कोड प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। जब आप रिक्वेस्ट लाते हैं, जब आपकी सर्वर से कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो C++ पे एग्जीक्यूट होती है। अब जब आपने नोड जेएस में कोई भी कोड चेंज किया तो पीछे तो C++ का कोड पड़ा हुआ है। तो आप जब सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो रिकम्पाइल करता है आपकी सारी जावास्क्रिप्ट को और C++ का कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना। एक मिनट रुकें, पानी पी लूँगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके पीछे कोई ना कोई कंपाइल होकर एक कोड जनरेट होता है। नोड जेएस ने कोड कंपाइल किया, C++ में कंपाइल हुआ, लेकिन C++ का कोड भी कंपाइल होता है पीछे मशीन लैंग्वेज में 10 की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर कोई और लैंग्वेज होती है जैसे पाइथन है, वो डायरेक्टली आई गेस कंपाइल होती होगी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पाइथन नहीं पढ़ी। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ऑब्जेक्टिव सी है, वो डायरेक्ट कंपाइल होके जो है वो मशीन लैंग्वेज कोड में 10 की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसी तरीके से हर लैंग्वेज कन्वर्ट ज़रूर होती है, लेकिन नोड जेएस जो जावा स्क्रिप्ट है आपकी, ये पीछे C# में जाती, C++ में जाती है और फिर जो है वो मशीन लैंग्वेज में चली जाती है। लेकिन फास्ट है आपकी, PHP से ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, और कोई सवाल यहाँ तक? चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वर, ये बात समझ में आ गई कि हमें नोड जेएस को बार बार सर्वर स्टार्ट ही क्यों करना पड़ता है, ये बात भी कवर हो गई आज आप लोगों के सवाल से। इसमें अगर कोई शक है तो पूछ लें। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था कि C++ में होती है, मैं कंफ्यूज हो रहा था सी में और ऑब्जेक्टिव सी में। ठीक है, क्योंकि सी भी पता नहीं बहुत सारी हो गई, सी, ऑब्जेक्टिव सी, सिंपल सी है, फिर ऑब्जेक्टिव सी है, फिर C++ है, फिर C# है। अच्छा, अब आते हैं अपने इस सर्वर के मसले को हल करते हैं कि भाई सर्वर मुझे बार बार स्टार्ट नहीं करना पड़ता, मैं फ़ाइल में सेव करूं, सर्वर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। इसके लिए हमारी मदद करने के लिए आएगा डोरेमोन। सिर्फ डोरेमोन आ रहा है, इसलिए जो है ना ज़्यादा खुश ना हो। ठीक है ना। असल में हमारे पास डोरेमोन नहीं आ रहा, डोरेमोन का भाई है नोडमोन। ठीक है, डोरेमोन का भाई है हमारे पास नोडमोन, और ये हमारी जो है वो मसला हल करेगा। छोटे छोटे मसलों के लिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे पैकेज सर्च करने पड़ेंगे, पैकेज की वर्थ देखनी पड़ेगी, पैकेज की लास्ट अपडेट देखनी पड़ेगी, पैकेज की स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आज हम इसको भी पढ़ना सीखेंगे।
हम पढ़ना क्या सीखेंगे, हम जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसके अंदर सारी नई से नई चीज़ डालते हैं। अगर आप टीवी लेने चले जाओ ना मार्केट में, मैं आपको बोलूँगा ये ब्लैक एंड वाइट टीवी आप नहीं लोगे। आप बोलोगे भाई अच्छे से अच्छा टीवी दिखाओ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हो, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम जब अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम अपनी प्रोजेक्ट के अंदर नई से नई चीज़ें ऐड करते हैं और नए से नए पैकेजेस, अप टू डेट पैकेजेस ऐड करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना पुराना पैकेज है, इसकी लास्ट पब्लिश कब हुआ है, हमें पता है ना 2 महीने पहले पब्लिश हुआ है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ये अप टू डेट पैकेज है, ठीक है ये अप टू डेट पैकेज है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पे हफ्तेवार डाउनलोड कितनी हो रही है। इसकी एक हफ्ते में डाउनलोड 55,10,370 ठीक है, 55,10,369 डाउनलोड हर हफ्ते हो रही है इसकी, हर हफ्ते। और इसमें जो है वो कोई ज़्यादा तजाद नहीं आ रहा, ठीक है। कम से कम डाउनलोड क्या हुई इसकी 27 लाख, और देखा जाए तो ये 5 लाख तक और 53 लाख तक भी गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये पैकेज, ये जो ग्राफ है आपको बता रहा है कि ये पैकेज जो है वो बहुत रिलायबल है और पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है नोडमोन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस हफ्ते की डाउनलोड 55 कितनी आ रही है, 55 लाख आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल करने की वजह ये है कि ये रिलायबल पैकेज है, क्योंकि हमारी डेवलपर कम्युनिटी इसको इस्तेमाल कर रही है, तो हम इसको भरोसा करेंगे इस पर, ठीक है। जितना ज़्यादा डाउनलोड्स होते हैं वीकली उतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग आती है, क्योंकि कम्युनिटी पे बात आ गई ना। अब हमारी कम्युनिटी अगर 55 लाख लोग इसकी हफ्तावार डाउनलोड कर रहे हैं, हर हफ्ते 55 लाख लोग डाउनलोड कर रहे हैं, या 55 लाख प्रोजेक्ट्स के लिए डाउनलोड किया जा रहा है, तो इसका पे ट्रस्ट बढ़ेगा ना हमारा। तो एक ये चीज़ है, दूसरी ये पब्लिश होती है हमारे लिए, ठीक है ना। ये दो चीज़ों का हम बहुत खास ख्याल रखते हैं। हम अपना सर्वर बंद करते हैं और नोड मोड को हमने कॉपी किया, हमने नोड मोड को इंस्टॉल किया। अच्छा, इंस्टॉल करने के लिए आपके पास यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं। या तो आप रीडमी फाइल पढ़ना है, ठीक है। रीडमी फाइल में आपको पहले डिस्क्रिप्शन मिलती है, बेसिक डिस्क्रिप्शन होती है, फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप चाहे तो प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लें, चाहे तो आप ग्लोबली इंस्टॉल कर लें। मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ना करें, अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें, ताकि आपको ईजी हो जाता है, हर दफ़ा हर प्रोजेक्ट के लिए मिल जाएगा। तो मैंने इसको इंस्टॉलेशन के साथ -G का सैम्पल लगा दिया। इंस्टॉल मारता हूँ मैं इसको और वेट करते हैं, ठीक है। जब तक हम आगे देखेंगे यूजेज आ जाती है इसी पेज के ऊपर, हर प्लगइन की यूजेज लाजमी आती है। यूजेज का मतलब है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। आई थिंक हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो गई होगी। यस, डाउनलोड हो गई। हम इसको लिखते हैं, देखते हैं नोड मोन आया हमारे पास। यस, नोड मोन आ गया। और जब बस हमने नोड मोन लिखा तो नोड मोन ने जो है वो हमारा सर्वर स्टार्ट कर दिया और डायरेक्ट हमारी कमांड भी उठा ली, ठीक है। हमने प्रोजेक्ट फोल्डर में आके डायरेक्ट नोड मोन लिखा तो उसने हमारा पाथ भी उठा लिया और हमारी कमांड भी उठा ली, और उसने हमें बता भी दिया कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है नोड मोन, नोड और इसकी फ़ाइल से। जब हम npm स्टार्ट चलाते हैं, अगर मैं इसको बंद करके npm स्टार्ट चलाऊँ तो वो भी कौन सी फ़ाइल से चलता है, वो भी सेम फाइल से चलता है जिससे नोड मोन चला, ठीक है। तो अब हम नोड मोन चलाएंगे अपना, और इसमें एक काम करके देखेंगे। हमने ये चीज़ जो गलत लिखी हुई थी इसको सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बॉडी डॉट फर्स्ट नेम, और इसको करेंगे हम क्यूरी डॉट लास्ट नेम, ठीक है। इसको रिफ्रेश सेव किया। सेव करने के बाद देखें ये ऑटोमेटिक चेंजेस आए और इसने मेरे सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया जैसे ही मैंने सेव किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं सर्वर को रीस्टार्ट नहीं कर रहा आपके सामने, और अपना मसला चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अभी खान आमिर आ रहा था, इसी को रिफ़्रेश कर लेंगे तो आमिर खान होगा, ठीक है।
हमारा मसला हल हो गया। तो अब हमें बार बार npm स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बस सेव करें अपनी फ़ाइल को। ठीक है, आप बस अपनी फ़ाइल को सेव करें और आपका डोरीमोन जो है या नोडमोन जो है वो आपका मसला हल कर देगा। ठीक है, प्लगइन्स आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे, npm के पैकेज आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जो है वो बढ़ते रहेंगे। अच्छा, अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। और आप लोगों को थोड़ा फास्ट चलना है। डिलीट आपको करके देखना पड़ेगा फॉर्म के थ्रू, ये मैं नहीं पढ़ा रहा। आपसे असाइनमेंट दूंगा डिलीट के ऊपर। असाइनमेंट आपका ये है कि आप एक फॉर्म बनाएंगे गेट का और पोस्ट के, दो फॉर्म। ठीक है, पोस्ट के फॉर्म से मैं लॉगिन करूँगा। ओह नहीं, मैं अपना डेटा जो है ना वो रजिस्टर्ड करूँगा। पूरा डेटा लिखूँगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और ड्रॉप डाउन से डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ड्रॉप डाउन से मैं डेट ऑफ बर्थ लूँगा, या डेट पिकर लगा दीजिएगा। डेट पिकर से मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली और उसके बाद जो है हम एक सिलेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और सिलेक्ट के अंदर मैं अपना जेंडर सिलेक्ट करूँगा, या रेडियो बटन से जेंडर को सिलेक्ट करवा लेते हैं। और सिलेक्ट से जो है ना, जो आपका ड्रॉप डाउन आता है उस पर जो है वो कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी 4-5 कंट्री रख लिएगा, उसमें से कोई एक कंट्री सिलेक्ट करूँगा और मैं उसको सबमिट करूँगा। तो वो पोस्ट के थ्रू जो है वो मेरा दूसरे पेज पे जाएगा और वो मेरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसी फॉर्म के ऊपर दो ऑप्शंस होंगे। मैं अपना ऑप्शन खुद सिलेक्ट करूँगा कि ये डेटा पोस्ट के थ्रू जाना चाहिए या ये डेटा गेट के थ्रू जाना चाहिए। मैं कोड में छेड़छाड़ नहीं करूँगा। मैं अपना जो आपने फॉर्म बनाया ना, उसी फॉर्म में से मैं सिलेक्ट करूँगा कि ये डेटा पोस्ट के थ्रू जाएगा या गेट के थ्रू जाएगा। मैं वहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा कि भाई ये गेट के थ्रू जाना चाहिए और सेव करूँगा तो सारा डेटा मेरा यूआरएल में दिखना चाहिए। अगर मैं पोस्ट करूँगा तो मेरा सारा डेटा यूआरएल में नहीं दिखेगा और पोस्ट के थ्रू जाएगा। अच्छा, एक हिंट ये है कि वहाँ पर कहाँ पे सर्वर की जो फाइल्स होंगी आपके पास, वहाँ पे दो फंक्शन बनेंगे एक जैसे दो फंक्शन बनेंगे। एक पोस्ट के लिए बनेगा और एक गेट के लिए बनेगा, सेम यूआरएल से। ठीक है, या चाहें तो आप यूआरएल अलग अलग कर सकते हैं कि भाई गेट पे यूआरएल भी चेंज हो जाए और मेथड भी चेंज हो जाए, और पोस्ट पे यूआरएल भी चेंज हो जाए और मेथड भी चेंज हो जाए। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, असाइनमेंट समझ में आया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है असाइनमेंट में? मेरा ख्याल से बहुत आसान असाइनमेंट है, बहुत ही आसान, जस्ट प्रैक्टिस के लिए ही आप। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्लास कंप्लीट हो गई है, हम बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों को, मुझे पता है। लेकिन जैसी मुझे फील होगा आप लोगों के असाइनमेंट से कि आप कौन सा फंक्शन में कह रहा हूँ? फंक्शन मतलब आपके जब दो यूआरएल होंगे और दो मेथड्स होंगे, तो जब आप उन दोनों फंक्शंस, या एक ही यूआरएल होगा और मेथड अलग अलग होंगे, तो जब आप सर्वर पे आएंगे ना यहाँ पर, तो आपको जब ये फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है तो यहाँ पे मेथड भी बताना पड़ता है। अगर आप सेम यूआरएल रखेंगे तो आपको दो दफ़ा रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे गेट डेटा आपने यूआरएल रखा तो गेट डेटा पोस्ट के साथ भी रखना पड़ेगा और गेट के साथ भी रखना पड़ेगा, जब जाके, और दोनों की जो है ना बॉडी सेम रखनी पड़ेगी, जब जाके वो इसको यूआरएल मिलेगा। वरना एक यूआरएल का जो है वो आपको 404 मिल रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि जब भी कोई कॉल आती है तो वो यूआरएल के साथ साथ मेथड को भी मैच करती है। बस मैंने पूरा डेटा फिल किया और मैं सिलेक्ट करूँगा। एंड में आप चेक बॉक्स रख दें, रेडियो बटन रख दें, सिलेक्ट रख दें, कुछ भी रख दें, और मुझसे पूछ लें कि भाई ये डेटा किस फॉर्मेट में, किस मेथड में जाना है। तो मैं वहाँ से मेथड सिलेक्ट कर लूँगा गेट में और बटन दबाऊँगा, तो मेरा डेटा गेट के थ्रू जाना चाहिए। और अगर मैं क्लिक करूँगा पोस्ट, तो पोस्ट के थ्रू मेरा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। बट दैट्स इट। दूसरे पेज पे जाएगा और वहाँ पे जैसे अभी मैंने आमिर खान डिस्प्ले किया है, आप पूरा डेटा डिस्प्ले कर देंगे। नहीं, इफ एल्स क्यों होगा? इफ एल्स क्यों होगा? दोनों फंक्शन ही अलग अलग बनेंगे ना, दोनों फंक्शंस अलग अलग बनेंगे।
क्योंकि अगर आपने मेथड चेंज कर दिया फॉर्म के अंदर, तो वो मेथड वहाँ पे कैसे मिलेगा फंक्शन को? क्योंकि जब फंक्शन में जाता है तो फंक्शन का यूआरएल और मेथड दोनों सेम होने चाहिए। भाई आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई है ना, बटन के क्लिक के ऊपर चेंज कर देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अजीब, इतना आसान असाइनमेंट तुम लोगों से नहीं हो रहा। इतना आसान असाइनमेंट है ये तो। सही है। और कोई सवाल? वैसे असाइनमेंट पूरा ही बता दिया मैंने, ऑलमोस्ट बचा कुछ भी नहीं है। सारी टेक्निकल चीज़ तो बता दी, तुम लोग सोचोगे क्या? सही है। अच्छा ठीक है, बस ये असाइनमेंट मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। इंशाल्लाह फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास से पहले ये असाइनमेंट सबमिट करा दिएगा। और कोई सवाल नहीं है तो अल्लाह हाफिज़। आप लोग जा सकते हैं, क्लास हो गई है। अल्लाह हाफिज़।